हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को। इससे पहले 9 सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज की जो मेरी सीरीज है इसमें मैंने सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट वॉज इंडियाज फर्स्ट इंडोर एथलेटिक्स सेंटर इनॉग्रेटेड। तो देखो यहाँ पे बात हो रही है कि इंडिया के पहले इंडोर एथलेटिक्स सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर 2 में हमको दिख रहा है ये उड़ीसा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब देखो ये जो हमारा इंडिया का फर्स्ट इंडोर एथलेटिक सेंटर है ना, इसका उद्घाटन उड़ीसा में तो किया गया है, पर उड़ीसा के भी कहाँ पर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में, जो कि इसकी कैपिटल है। ठीक है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक है कलिंगा स्टेडियम, तो उस कलिंगा स्टेडियम में ही फर्स्ट इंडोर एथलेटिक सेंटर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे कलिंगा स्टेडियम भी। अच्छा, कलिंगा स्टेडियम से ये भी तो याद रख सकते हैं ना कि उड़ीसा का जो पुराना नाम था वो कलिंग ही तो था, है ना। तो देखो अब यहाँ पे ये जो हमारा इंडिया का फर्स्ट इंडोर एथलेटिक सेंटर है, इसका इनॉग्रेशन किया गया यहाँ के सीएम नवीन पटनायक जी के द्वारा। इमेज में आप देख सकते हैं ये यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक जी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना इंडिया का ये फर्स्ट इंडोर एथलेटिक सेंटर है, तो डेफिनेटली है कि इसकी कॉस्ट वगैरह भी पूछी जा सकती है। तो याद रखेंगे इसका जो कॉस्ट है ना, इसकी जो लागत है वो है 120 करोड़ रुपए। ठीक है, 120 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये सारा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मिनट में थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which country remains the world's lowest ranked in terms of happiness according to the World Happiness Report 2024। देखो यहाँ पे बात हो रही है कि हमारा जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है ना 2024 का, इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि वर्ल्ड का लोएस्ट रैंक्ड कंट्री कौन सा बना है। यानी कि जो जहाँ पे जो हैप्पीनेस है ना वो बहुत ही निचले स्तर पर है, निचले पायदान पर है। तो देखो ये जो कंट्री है ये है अफगानिस्तान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में हमें अफगानिस्तान दिख रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे हमने लोएस्ट की बात कर ली ना, लोएस्ट पे तो आया है हमारे, ये है अफगानिस्तान का नंबर। तो टॉप पर कौन सी कंट्री है, तो आपको पता ही होगा टॉप पर एक ही कंट्री है, वो है फिनलैंड। ठीक है, यहाँ लिख दो। ठीक है, तो टॉप पर फिनलैंड है और ये 7वीं बार ये टॉप पर आया है। तो सोचो पिछले 6 टाइम्स में ये टॉप पर रह चुका है और इस बार 7 टाइम्स में भी ये टॉप पर आया है। ठीक है, अच्छा देखो हमने अभी टॉप की बात कर ली है। एक मिनट में थोड़ा सा ये कलर, देखो हमने यहाँ पे टॉप की बात कर ली है। ठीक है, और हमने लोएस्ट की बात कर ली है। अब हम देखते हैं इंडिया की रैंकिंग क्या है हमारे इस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, जो 2024 का है ना, इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो ये है 126। ठीक है, अच्छा जो एग्जामिनर है वो तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 का भी पूछ सकता है, 24 का भी पूछ सकता है। तो 2023 में कितना है, तो आप याद रखेंगे कि ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है ना 2023 में इंडिया की रैंकिंग में बता रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, और 2024 में ये सेम ही रही है। कितनी रही है ये, 126 आउट ऑफ कितने कंट्री, तो ये है आउट ऑफ 143 कंट्रीज में। ठीक है, तो दोनों दोनों ही हमारे इस बार का जो 23-24 का है वो जो रैंक है इंडिया ने वो बिल्कुल बिल्कुल सेम ही है। तो याद रखना इजी रहेगा दोनों को। ठीक है, 126। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉन द यूएस ओपन 2023। देखो यूएस ओपन 2023 ये किसने जीता है, तो ये जीता गया है नोवाक जोकोविच के द्वारा। ठीक है, जोकोविक भी बोल सकते हैं, जोकोविच भी बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो नोवाक जोकोविक है, इमेज आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं, ये याद रखिए, क्योंकि जो भी प्लेयर्स होते हैं उनकी कंट्री पूछ ली जाती है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द राइट टू प्रॉपर्टी इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर द आर्टिकल डैश। देखो यहाँ पे हमें ना एक आर्टिकल का पूरा डेफिनेशन, मतलब उस आर्टिकल में क्या बोला गया ये हमें बता दिया गया है यहाँ पे। अब ये बोला जा रहा है यहाँ पे, जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, यानी कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार है ना, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, वो हमारा एक संवैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है। तो ऐसा कौन से आर्टिकल में कहा गया है, तो देखो इसको कहा गया आर्टिकल 300 ए। ऑप्शन नंबर 3 में हमें दिख रहा है ना आर्टिकल 300 ए, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब याद रखेंगे कि हमारा जो ये 44वां संविधान संशोधन हुआ था ना, 44वां संविधान संशोधन हुआ कब था, 1978 में। ठीक है, तो इस 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ही ना
ये जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था और इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे मौलिक अधिकार से हटाया गया था कब? 1978 में। कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द गिवन इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? देखो इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है, तो ऐसा इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट हो जाएगा हमारा एम्पियर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट समझते हैं ना, विद्युत धारा बोला जाता है जिसको कि हिंदी में, तो विद्युत धारा का ऐसा यूनिट हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज विटामिन के डेफिशिएंसी लीड टू? अच्छा देखो, विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, तो देखो मैं बता दूं, विटामिन के की कमी से ना हमारा जो ब्लड है ना उसका क्लोट नहीं बन पाता है। सपोज कीजिए जैसे कभी आपको चोट लग जाती है, आपने देखा होगा जैसे हमारे हाथ या पैर में कहीं चोट लग जाती है तो वहां से कंटिन्यू ब्लड गिरता नहीं है, एक टाइम बाद वहां पे कुछ हार्ड पार्ट सा बन जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, तो यही होता है कि वो जो ब्लड क्लॉट होता है ना, वो हमारे जो अधिक मात्रा में हमारा जो ब्लड निकल रहा है ना उसको बचाता है, वो हमारी बॉडी को वो सेफ करता है। ठीक है, तो विटामिन के का काम यही होता है, अगर हमारी बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाएगी तो ये हमारे प्रॉब्लम होगी ब्लड के कोगुलेशन में। ठीक है, तो याद रखेंगे। अच्छा सपोज किसी को विटामिन के की डेफिशिएंसी हो ही गई है तो क्या किया जाए, तो इसके लिए कुछ सोर्सेस है जिससे आप पूरा कर सकते हैं, जैसे ग्रीन वेजिटेबल है, आप पालक खा सकते हैं, ब्रोकली खा सकते हैं, एंड एनी ग्रीन वेजिटेबल आप खा सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी से ना ज़्यादा मात्रा में रक्त का निकलना, ब्लड का निकलना ठीक नहीं होता है। और अगर हमारी बॉडीज में तुरंत मतलब 2 से 3 मिनट बाद या 4 मिनट बाद ब्लड का क्लोट बन जाता है ना, यानी कि हमारी बॉडी में विटामिन के की डेफिशिएंसी नहीं है। बट फिर भी हमें अदर बीमारीज को रोकने के, अदर डिसीजेस को रोकने के लिए भी हमें ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह खाने चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखेंगे विटामिन के की डेफिशिएंसी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द न्यू एवरेज मनरेगा वेजेस सेट एज द एट एज सेट एट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 25? देखो यहाँ पे बात हो रही है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है 2024 से 25 वाला, तो इसमें जो मनरेगा का जो वेज है ना, जो मजदूरी तय की गई वो कितनी है? तो देखो ऑप्शन में हमें 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये 289 पर डे। ठीक है, अच्छा अब ऐसा ये क्या है इसमें, इसमें ये क्यों बताया गया, तो देखो मैं आपको बता दूं, जो हमारा जो 2023 से 24 का जो ईयर था ना, वहाँ पे जो वेजेस था वो 261 रुपीज था पर डे का। ठीक है, यानी कि जो ये जो हमारा है ना मनरेगा, मनरेगा के तहत जितने भी लोग काम करें उनको पर डे का 261 रुपीज मिलेगा। बट अभी जो फाइनेंशियल 2024-25 आ गया उसके तहत अब इनको कितना मिलेगा, 289, यानी कि हम कह सकते हैं लगभग 290 रुपए के आसपास मिलेगा पर डे के अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा ये अमाउंट इंक्रीज क्यों किया गया, आप सोच सकते हैं। देखो अभी इलेक्शन का टाइम था, है ना, तो इलेक्शन की वजह से भी यहाँ पे क्या किया गया, इसके अमाउंट को इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि पता है वोटिंग वगैरह होगी, है ना, तो हर हर जो पार्टी वाला है वो क्या चाहता है कि हम जीते। ठीक है, बट हमें ये सारी चीज रिलेट नहीं करनी, सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि 2023-24 का जो हमारा वेजेस था वो 261 था और 24-25 का जो है वो 289 है। अच्छा देखो एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पे 261 भी दे रखा है, कि अगर किसी बच्चे ने पहले वाला पढ़ रखा होगा तो वो ये टिक कर दे, है ना, तो देख रहे हो एग्जामिनर किस तरह से एग्जाम्स को टफ बना रहा है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अच्छा यहाँ पे एक टर्म आया ना मनरेगा, क्या होता है ये मनरेगा, तो देखो ये मनरेगा होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसको लाया कब गया था, तो 2006 में लाया गया था, ये याद रखेंगे। फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, 2006 में लाया गया था, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाउन इन नेपाल हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द टूरिज्म कैपिटल ऑफ द कंट्री? नेपाल का कौन सा प्लेस है जिसको कि टूरिज्म कैपिटल घोषित किया गया है ठीक है, तो यहाँ पे जो नेपाल का टूरिज्म कैपिटल है ये हो जाएगा हमारा पोखरा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे टूरिज्म कैपिटल बनने से क्या फायदा होगा, कि यहाँ पे टूरिज्म को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, लोग दूर दूर से घूमने आएंगे, जिससे कि यहाँ की इकोनॉमिक पे भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ की जो इकोनॉमी एक तरह से अच्छी हो जाएगी, है ना, तो याद रखेंगे, वन लाइनर फॉर्मेट में याद रखने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेम द हाई नेम द हाई कोर्ट दैट हैज ज्यूरिसडिक्शन ओवर द यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो देखो यहाँ पे बात हो रही है ना कि ऐसा, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे देखो बात हो रही है कि उस हमें उस हाई कोर्ट का नाम बताना है कि जिसका जो ज्यूरिसडिक्शन है ना, जिसका की क्षेत्र अधिकार है, वो हमारा जो यूनियन टेरिटरी है अंडमान निकोबार उसके ऊपर है। मतलब कौन से कोर्ट, यहाँ पे जो अंडमान निकोबार है वहाँ पे जो भी मतलब कोर्ट से रिलेटेड काम होता है, तो इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है ये किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है कलकत्ता हाई कोर्ट को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमको दिख रहा है कलकत्ता हाई कोर्ट, ये करेक्ट हो जाएगा। आप इंडिया के मैप में कुछ इस तरह देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा अंडमान निकोबार, है ना। यहाँ नीचे की साइड अंडमान निकोबार है और कुछ इस जगह वेस्ट बंगाल है, और फिर यहाँ बीच में हमारा बांग्लादेश स्टार्ट हो जाता है। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि कॉर्नर में ये आ रहा है तो इसको ही इसका ज्यूरिसडिक्शन दे दिया गया है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो भी कार्यवाही होगी कोर्ट से रिलेटेड वो सारा हमारा होगा कलकत्ता हाई कोर्ट में। ठीक है। अच्छा, कलकत्ता हाई कोर्ट से ये भी याद रखेंगे कि भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है। और अच्छा, करंट से रिलेट कर लेना, तो अभी टोटल कितने हाई कोर्ट हैं इंडिया में, तो टोटल 25 हाई कोर्ट है, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और लेटेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है वैसे, तो ये है अमरावती हाई कोर्ट। ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश में है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाउन हैज द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया। तो देखो ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी ये कहाँ पर है, तो ये आसाम में है। आसाम में भी कहाँ है, तो ये देखो डिगबोई में है। दोनों याद रखेंगे कि ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी आसाम में है। एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है स्टेट के नाम देकर, या फिर ये पूछ सकता है कि असम में भी कहाँ पर है, तो ये डिगबोई में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलमट्टी डैम इज बिल्ड ओवर डैश रिवर। देखो अलमट्टी बोल लो या अलमाटी बोल लो, तो ये जो डैम है ये कौन सी नदी पर बना है, तो ये बना हुआ है हमारा कृष्णा नदी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अलमट्टी डैम ये है कहाँ पर, तो ये है हमारा कर्नाटक में। ठीक है, ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये कर्नाटक में है। और क्या कृष्णा रिवर से हम कुछ रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, कृष्णा रिवर से ये रिलेट कीजिए कि गंगा प्लस गोदावरी। ठीक है, गंगा और गोदावरी के बाद तीसरे नंबर की इंडिया की सबसे लंबी नदी है ये। ठीक है, तो पहले नंबर पे क्या है गंगा, दूसरे नंबर पे गोदावरी और तीसरे पे है कृष्णा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस भी याद रखेंगे आप। ठीक है, और अलमट्टी डैम ये है कहाँ पर, तो ये है हमारा कर्नाटक में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द द प्रयाग प्रशस्ति हैड बीन कंपोज्ड बाय होम अमंग द फॉलोइंग इन संस्कृत। तो देखो यहाँ पे बात हो रही है, जो ये प्रयाग प्रशस्ति है ना, इसको कंपोज किया गया था, इसकी रचना की गई थी संस्कृत में, किसके द्वारा, तो इसकी जो रचना की गई थी ना संस्कृत में, ये की गई थी राजा हरिशेन के द्वारा। ठीक है, हरिशेन है ये, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा देखो, जो ये राजा हरिशेन थे ना, ये जो समुद्रगुप्त है ना, समुद्रगुप्त आपने नाम सुना होगा हिस्ट्री में, तो ये समुद्रगुप्त के ना दरबारी कवि थे, कौन, राजा हरिशेन, याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो टर्म है ना प्रयाग प्रशस्ति, कहाँ पर है ये वैसे, तो देखो ये प्रयाग प्रशस्ति है ना, ये हमारा है इलाहाबाद में, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इलाहाबाद। अच्छा, नाम से भी तो रिलेट करके याद रख सकते हैं ना, प्रयाग, इलाहाबाद का पुराना नाम था प्रयागराज, तो यहाँ पे ये वर्ड आ रहा है ना प्रयाग, है ना, तो ऐसे याद कर सकते हैं ना कि प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच 5 ईयर प्लान वॉज द जवाहर रोजगार योजना स्टार्टेड। तो देखो ये जवाहर रोजगार योजना है ना, ये कौन से 5 ईयर प्लान में स्टार्ट किया गया था, तो देखो इसको स्टार्ट किया गया था 7th 5 ईयर प्लान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो जवाहर रोजगार योजना क्या है ये, तो देखो ना इसको मैं बता दूं कि जो जवाहर रोजगार योजना है ना, इसको जो हमारा रूरल एरिया है ना उसमें रोजगार पैदा करने के लिए लाया गया था, कि वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, ताकि जो वहाँ के जो लोग हैं वो शहर में ना आए, उनको उनके सेम प्लेस पर अच्छे से रोजगार मिल पाए। ठीक है। अच्छा, ये याद रखेंगे कि जो जवाहर रोजगार योजना है ना, इसको 2006 में नरेगा, अभी मैंने पीछे ही कहीं पढ़ाया है, जिसको बाद में मनरेगा कर दिया गया था, तो नरेगा में इसको मिला दिया गया था। देखो याद रखना आपको, ये नरेगा मनरेगा ये सब सेम ही है, बस इसमें कुछ कुछ चीजें नई जोड़ दी गई है। ठीक है, नरेगा की क्या है वैसे, नरेगा ये है क्या, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और मनरेगा में क्या था, महात्मा गांधी। ठीक है, बस
महात्मा एमजी के अकॉर्डिंग महात्मा गांधी जी जुड़ गया था, ठीक है। और 2006 ये तो सेम एज इट इज सेम ही है, तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर राइटिंग ऑन ग्लास। आपने ग्लास यानी कि जो कांच वगैरह आपने देखा होगा, तो कांच वगैरह पे लिखने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो देखो ग्लास वगैरह पे लिखने के लिए ये यूज किया जाता है हाइड्रोजन फ्लोराइड का, ठीक है। आपने जैसे कहीं बाहर कहीं देखा होगा, या कोई शीशे का आपने कोई गेट देखा होगा, कोई विंडो देखा होगा, तो आपने देखा होगा उसमें कुछ कुछ चीजें लिखी होती है, कई बार उसमें उकेरी जाती है, वो चीजों को लिखा जाता है। तो ये लिखा जाता है हाइड्रोजन फ्लोराइड की हेल्प की वजह से, क्योंकि कांच वगैरह के टूटने का भी डर काफी होता है ना, तो इसलिए इसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामनाथ गोयनका फाउंडेड विच न्यूज़पेपर। रामनाथ गोयनका ने कौन सा न्यूज़पेपर फाउंड किया था? तो इनके द्वारा जो न्यूज़पेपर लाया गया था वो था द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। तो देखो आजकल जो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो, द हिंदू पढ़ते हो, तो ये जो इंडियन एक्सप्रेस ना, ये वही वाला इंडियन एक्सप्रेस है जिसके हम जो हम आज पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस न्यूज़पेपर को लाया गया था, इसके जो संस्थापक थे वो थे रामनाथ गोयनका, ठीक है। अच्छा, लाया कब गया था? इस देखो इसको इसकी शुरुआत हुई थी 1932 में, और अभी क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है ना। तो देखो कितना पुराना न्यूज़पेपर हम पढ़ रहे हैं और आज भी ये एग्जिस्टेंस में है, ठीक है। तो ये वैसे याद रखेंगे रामनाथ गोयनका जी को, ये जो न्यूज़पेपर है इनके द्वारा लाए गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम वन फेमस पोइट ऑफ द दिल्ली सल्तनत हु वाज अडोर्न्ड विद द टाइटल ऑफ द पैरट ऑफ हिंदुस्तान। एक दिल्ली सल्तनत का एक फेमस पोइट था, ठीक है। उसको पैरट ऑफ हिंदुस्तान, अगर मैं हिंदी में बोलूँ ना, तो हिंदुस्तान का तोता या फिर तूती ए हिंद। आप जैसे बिल्कुल आप प्योर हिंदी में देखेंगे ना, तो ये वर्ड आपको ऐसे मिलेगा, तूती ए हिंद, ठीक है। तो ये तूती ए हिंद की उपाधि या फिर हिंदुस्तान का तोता, ये किसको कहा गया है? तो ये कहा गया है हमारा ये अमीर खुसरो को, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे खुसरो की स्पेलिंग भी गलत लिखा है, खसरू लिखा है, कितना गलत लिखा है ये। अमीर खुसरो याद रखेंगे ना, अमीर खुसरो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था, पता है क्या आप में से किसी को? मैं यहाँ बताती हूँ, अमीर खुसरो का पूरा नाम था ये अबुल हसन यामीन, अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो। उद्दीन खुसरो, देखो खुसरो तो इसके नाम में ही था, बट इस नाम को देखो कितना छोटा करके अमीर खुसरो कर दिया गया था, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अच्छा, अमीर खुसरो को ना कव्वाली का जनक कहा जाता है। एक मिनट, अमीर खुसरो को कव्वाली का जनक कहा जाता है, ये याद रखेंगे एक पॉइंट, ठीक है। इसका इनका पूरा नाम फुल नेम याद रखेंगे ये, ठीक है, फुल नेम याद रखेंगे। कव्वाली का जनक कहा जाता है, ये याद रखेंगे। और क्या याद रख सकते हैं? अच्छा, अमीर खुसरो को ना, अमीर ये जो वर्ड है इसकी उपाधि किसने दी थी? तो ये देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने, यहाँ लिख दूं, अलाउद्दीन खिलजी में के एच लिख देती हूँ, अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी, ठीक है। और अच्छा, अमीर खुसरो के गुरु भी तो थे, ये भी याद रख सकते हैं, क्योंकि ये अमीर खुसरो ऐसी पर्सनैलिटी ना जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो अमीर खुसरो के गुरु का नाम था निजामुद्दीन ओलिया। ओलिया मैं लिख दूं या फिर ए लिख दूं? निजामुद्दीन ओलिया था इनके गुरु का नाम। और और कुछ रिलेटेड, अच्छा एक चीज और भी तो है इसमें, इनको इनको ना उर्दू साहित्य का पिता कहा जाता है, कव्वाली का जनक भी कहा जाता है ना, और उर्दू साहित्य का पिता कहा जाता है, ठीक है। देखो मैं बहुत से क्वेश्चंस में एडिशनल फैक्ट नहीं बताती, पर मैं अगर मैं किसी में भी आपको एडिशनल फैक्ट बता रही हूँ ना, तो आप ये सारे याद रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर लेवल इज लेस देन। देखो ह्यूमन ब्लड प्रेशर का जो लेवल होता है वो होता है 120/80 मिलीमीटर मरकरी। ये जो एच जी दिख रहा है ना, इसको मरकरी पढ़ते हैं। एच जी, पारा, मरकरी, ये सब सेम ही होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे जो नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द खुदाई खिदमतगार। देखो खुदाई खिदमतगार, इसका फाउंडर कौन था? तो इसका फाउंडर था खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, खान अब्दुल गफ्फार खान, क्या इनको किसी और नाम से जाना जाता है? तो ऑब्वियसली जाना जाता है। देखो, खान अब्दुल गफ्फार खान को पहला किस नाम से जाना जाता है? तो इनको बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। यहाँ देखो, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा समझ जाइए आप। अच्छा, वैसे मैंने लिख तो दिया है यहाँ पे। इनको बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इनको सीमांत गांधी के नाम से भी तो जाना जाता है। सीमांत गांधी, ठीक है। तो ये दोनों याद रखेंगे। और खुदाई खिदमतगार के संस्थापक भी यही थे। तो देखो, तीनों पॉइंट आप याद रख सकते हैं ना यहाँ से, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीसीजी वैक्सीन इज नॉर्मली यूज्ड टू प्रिवेंट। जो बीसीजी वैक्सीन है ना, उसका यूज किस लिए किया जाता है? तो देखो, बीसीजी का जो हमारा टीका है ना, ये टीबी रोग से बचाव के लिए दिया जाता है। तो ये है हमारा क्या ऑप्शन है? ट्यूबरक्लोसिस, है ना। देखो, हम जो बोलते हैं ना टीबी, टीवी नहीं होता, टीबी होता है। तो ये टीबी की फुल फॉर्म ही है। ये है ट्यू, फिर टी फॉर ट्यू और बर्क्लोसिस फॉर बी, है ना। तो टीबी की फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, ट्यूबरक्लोसिस। और बीसीजी का टीका टीबी रोग का जो रोग है उसके रोकथाम के लिए दिया जाता है। और जो जैसे नए बच्चे जो पैदा होते हैं ना, तो उनको 24 घंटे के अंदर ही बीसीजी का टीका दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, इसको 24 घंटे के अंदर देना होता है, जरूरी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। देखो, लोकसभा का फर्स्ट स्पीकर कौन था? तो ये थे जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। जीवी मावलंकर, ये है क्या? तो इनका यहाँ पे ये शॉर्ट नाम लिखा, मैं पूरा बता देती हूँ। ये है गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। गणेश वासुदेव, याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे लोकसभा की बात हो रही है ना, तो लोकसभा आता है ना हमारा आर्टिकल 81 में, याद रखेंगे, ठीक है। और लोकसभा का कार्यकाल होता है कितने का है? 5 5 साल का होता है ना लोकसभा का कार्यकाल। अच्छा, ये बताइए, लोकसभा में अधिकतम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? और अभी वर्तमान में लोकसभा के जो स्पीकर है वो कौन है, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा देखो, 20 क्वेश्चन की सीरीज तो कंप्लीट हो गई है। अभी नेक्स्ट कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आपको ये मेरा पढ़ाई हुआ कैसा लगता है? और अगर अच्छा लगता है तो एटलीस्ट प्लीज आप लाइक कर दीजिए। एंड जो भी आपके जानने पहचानने में है, जो भी एग्जाम की तैयारी करे, तो आप उनको ये शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।